हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 10 जनवरी 2023 का है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आप लोगों को मतलब कि एक अच्छा कंटेंट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करते आ रहा है। तो आपका हिंदी में भी आपका जो है लगभग 15 क्वेश्चन आपका जो है हिंदी से जो कि गद्यांश से रिलेटेड रहता है, और 15 क्वेश्चन आपका जो सीडीपी बेस्ड रहता है, यानी कि बाल विकास से रिलेटेड रहता है। तो आप लोग जो है ईजी से आप लोग गद्यांश को पढ़ के आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन को जो है ईजिली जो है कर सकते हैं। तो कोई खास नहीं रहता, हिंदी हुआ और संस्कृत का भी सेम उसी तरह का पेपर रहता, आप लोग जो आराम से उस सवाल को जो है पढ़ के कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और भी बहुत सारे हिंदी का वीडियो जो है डाला गया, तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मिल के क्या करते हैं कि गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद जो इस गद्यांश से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही आपका शुरू होता है। तो देखिए गद्यांश में क्या है, एक स्कूल में आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। एक स्कूल के मतलब कि आर्ट के टीचर है, तो उन्होंने बच्चों से क्या कहा कि कार का फिगर बनाओ। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाजे के पास पंख लगा दिया और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज मेक अ प्रॉपर कार। तो बच्चे को जो कार बनाने के लिए कहा, तो बच्चे ने अपने समझ के आधारित पर, क्योंकि वो तो बच्चा है, तो बच्चा को जैसा समझ में आया तो उस तरह से कार रंग बिरंगी कार बनाया। उन्होंने क्या किया, एक बच्चा ने जो है मतलब कि एक बच्चा ने कार में दरवाज़ा के पास जो एक पंखा बना दिया और छत पे हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगा दिया। इस तरह से बनाया। जब टीचर ने देखा तो उस पर लाल पेन चला दिया और उस पर बच्चे को बताया गया, क्या बच्चे से बोला कि प्लीज मेक अ प्रॉपर कार, मतलब कि सेम टू सेम सिर्फ कार बनाना हो आप लोगों को। उसके बाद देखिए आगे क्या, माँ ने बच्चों की ड्राइंग बुक देखी तो फटकार लगाते हुए कहा, कार भी कहीं उड़ती है क्या। अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बना कर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश भटक गया, क्या कार उड़ सकती है क्या। तो इस तरह से यहाँ पे उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे है, पहली नज़र में साधारण सा नज़र आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या कहानी है। तो इस तरह से जो बच्चा ने जिस तरह का अपना समझ के आधार पर, एक कल्पनाशील के आधार पर उन्होंने जो एक अलग चीज़ बनाया था, तो इस तरह से उस बच्चे का क्या हो गया, एक तरह से उसकी कला का हत्या हो गया। बच्चे मतलब कि जब एक तरह से अलग मतलब कि जो समझ में आया वो अपने रचनात्मक दृष्टिकोण को दिखाया, लेकिन शिक्षक उस चीज़ को समझ नहीं पाया और उसका एक तरह से क्या हो गया, हत्या हो गया। एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या, इससे क्या हो गया, एक बच्चे की जो बच्चे इमेजिंग किया, जो रियल मतलब कि उसमें जो फिगर में जो ड्रॉ किया, इस तरह से उसकी कला का क्या हो गया, हत्या हो गया। सोचिए कला क्या है, चीज़ें जैसे दिखती है उन्हें वैसे ही बयां कर देना या लकीरों के जरिए कागज़ पर उतार देना ही कला है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण है, मतलब कि सेम टू सेम जैसा है उसको वैसे नकल कर देना, बना देना, वह एक डॉक्यूमेंटेशन है, यह कला नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव नहीं है। बिना इमेजिंग किए किसी भी चीज़ को बनाना वह कला नहीं है, वह संभव नहीं है। इसे 2 शब्दों के जरिए और विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी कि फोटोन लाइट के जरिए लाइट सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीर। दूसरा शब्द है इमेज। पहला है फोटोग्राफ, दूसरा है इमेज। देखिए है यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही, पर इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होती है।
फोटोग्राफ जब किसी तस्वीर में एंगल, रंग और मतलब कि पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो वह इमेज बनती है। हर फोटोग्राफ इमेज हो सकती है, मतलब कि इमेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि हर फोटोग्राफ इमेज हो यह ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है गद्यांश था, इसमें कला के बारे में कुछ बताया गया था। तो इसी के अनुसार आप लोगों को क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए हम लोग तुरंत फटाफट हम लोग इसका क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई, इससे क्या तात्पर्य है? रंग बिरंगे जो कारें बनाई इससे तात्पर्य क्या है आपको बताना। जैसे फर्स्ट है, बच्चों ने कभी कार नहीं देखी थी, बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं, बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी। उसके बाद है बच्चे रंग बिरंगी कारें ही बनाते हैं। तो देखिए आपका तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या है कि बच्चों ने देखी हुई कार में अपनी कल्पना भी जोड़ दी। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो साधारणतः कार जो देखा था उसमें अपना भी वह समझ लगा के उसमें चिंतन करके इमेजिंग करके उसमें भी क्या कर दिया, खिड़की बना दिया और पंखा बना दिया। तो इस तरह से अपना उन्होंने क्या किया, कल्पना को भी जोड़ दिया। तो 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए उसी गद्यांश से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब, यानी कि एक बच्चे जो कल्पना किया था, इमेजिंग किया था, वह चीज़ खत्म हो जाती है कब? पहला है ऑप्शन, उसकी कल्पनाशीलता की सराहना हो। जब उसकी कल्पनाशीलता की सराहना होगा तो क्या वह कल्पना खत्म हो जाएगा और बढ़ ही जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ये गलत ही है। उसे टोका न जाए, यदि उसे टोका नहीं जाए तो उससे एक तरह से प्रोत्साहन ही मिलेगा, ये भी गलत है। उसे वह बनाने दिया जाए जो वह बनाना चाहता, बिल्कुल सही। मतलब कि ये भी ऑप्शन जो है सही ही मतलब बोल रहा है कि बच्चे जो करना चाहता है उसे यदि वही करने के लिए दिया जाए तो उसका कल्पनाशीलता तो और बढ़ेगा ही, प्रोत्साहन ही मिलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बनाए गए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। यदि वह बच्चे जो फोटो बनाया, मान के चलिए कि वह कार का फोटो क्या किया, बनाया, तो कार का फोटो बनाया बच्चे, तो कार का फोटो जब वह बनाया तो उस कार पर यदि वह क्या किया, वह लाल कलम चला दिया, तो लाल कलम चला दिया तो उसका कल्पनाशीलता तो वही ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बनाए गए चित्र पर लाल पेन चलाए जाना, वह उसकी कल्पनाशीलता को एक तरह से क्या कर रही, हत्या कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कला के लिए आवश्यक है। कला के लिए क्या आवश्यक है? रंगों को पहचानना, रंगों की पहचान, कलाओं का ज्ञान, कठोर अभ्यास, कल्पनाशीलता। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका चौथा नंबर, कलाओं के लिए आवश्यक क्या है, इमेजिंग करना, कल्पनाशीलता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करना ही कला है। उसके बाद अगला है, ये नहीं कि किसी भी चीज़ को जैसे देखे वैसे आप मतलब कि फिगर में उतार देना, वह कला नहीं। कला क्या है, किसी भी चीज़ का कल्पना करना ही कला है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कार में दरवाज़ों पर पंख लगाना। देखिए क्या है, कार में दरवाज़ों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? जो बच्चे कार बनाया था पहले तो उसमें क्या किया, पंखा लगा दिया, छत पर हेलीकॉप्टर बना दिया और बड़ा सा पंखा लगा दिया। इस तरह का जो मतलब कि चित्र बनाया वह किस ओर इंगित करता है, किस ओर संकेत कर रहा है बच्चा? स्वच्छंदता की ओर, कल्पनाशीलता की ओर, परिश्रम की ओर या लगन की ओर? तो वह एक तरह से कल्पनाशीलता की ओर बच्चे क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह का जो वह फोटो बनाया, फिगर बनाया, तो वह एक तरह से कल्पनाशीलता की ओर इंगित कर रहा, संकेत कर रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन आपका सही बताया जा रहा है, वही बताना है। फर्स्ट है, प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है। आपको बताना है क्या प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है। उसके बाद है, फोटोग्राफ तथा इमेज में रंगगत अंतर होता है। फोटोग्राफ और इमेज में एंगल समान होता है। इमेज में फोटोग्राफ की कल्पना भी शामिल होती है। ये बात बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पे कि हर एक इमेज में जो है फोटोग्राफ की कल्पना भी शामिल होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है यहाँ पे,
नज़रिए को शब्द या चित्रों में कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। रेखांकित शब्द के स्थान पर डैश का प्रयोग कर सकते हैं। ये ज़रूरत जो है इसके जगह आप लोग किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? आवश्यक का, अवश्य का, आवश्यकता का, ज़रूर का। तो ज़रूरत यानी कि आवश्यकता सेम टू सेम वर्ड है, तो ज़रूरत की जगह पे आप लोग आवश्यकता वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई। बच्चों ने क्या किया? अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई। वाक्य में विशेषण शब्द बताइए कौन सा है? समझ, रंग बिरंगी, कारें, बनाई। तो इसमें से विशेषण क्या हो जाएगा? तो रंग बिरंगी। इसी स्टेटमेंट में, इसी कथन में आपको बताना है कि इसमें विशेषण शब्द क्या है। तो रंग बिरंगी एक क्या है? जो कार की विशेषता बता रहा, यानी कि किसी संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो कार की विशेषता क्या हो गया? कार कैसा है? रंग बिरंगी है। तो इस तरह से रंग बिरंगी आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो रंग बिरंगी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, कल्पना का विलोम क्या होगा? तो कल्पना का अपोजिट क्या होगा? कल्पनाशीलता, ये तो सेम वर्ड है। यथार्थ, सत्य, यथार्थवादी। सत्य तो ये तो होगा ही नहीं। यथार्थ देखिए क्या होता, कल्पना का मतलब क्या होता? कल्पना का अर्थ होता है क्या कि एक तरह से सोचना या रचनात्मक कार्य हुआ, जैसे सोचता है और मतलब कि बच्चे एक तरह से जो सोचा वह बनाया, तो वह क्या हो गया? एक तरह से रचनात्मक कार्य हो गया, कल्पना हो गया। उसी का अपोजिट हो जाता है यथार्थ। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 यथार्थ हो जाता है। तो यथार्थ क्या होता है कि जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही, तो उस तरह से यह यथार्थ हो गया। उसमें इमेजिंग का डायरेक्ट अपोजिट हो गया। जैसा लिखल है वैसा ही, मतलब कि जैसा बनाया हुआ वैसे ही बना देना, ठीक हूबहू, तो वो क्या हो गया? यथार्थ हो गया। उसका अपोजिट हो गया आपका कल्पना। तो ऑप्शन नंबर 2 कल्पना का विलोम यथार्थ हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? इन चारों ऑप्शन में बताना है कि आपको कौन सा अलग है। टीचर, स्कूल, लाइट, कला। तो आपको जब जैसे ही सारे ऑप्शन देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कला। तो कला जो है आपका एक अलग शब्द है, यह एक तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होता है? जो कि मतलब कि संस्कृत में जैसे हिंदी में जो वर्ड है, संस्कृत में भी सेम टू सेम उसी तरह का उसका प्रयोग, और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग, यानी कि उसका कोई अर्थ बदलता नहीं है। अर्थ मतलब कि सेम टू सेम जैसे आप लोग संस्कृत में उसका प्रयोग किए, हिंदी में भी वैसे प्रयोग किए, वह तत्सम शब्द होता है। और संस्कृत के बिगड़े रूप को ही तत्भव कहा जाता है, या तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहा जाता है? तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भव कहा जाता है। तो यहाँ पे कला एक तत्सम वर्ड है, जबकि टीचर, स्कूल, लाइट ये सारे अंग्रेजी वर्ड है, इस तरह से अलग हो जाएगा। तो कला एक अलग वर्ड है, यह क्या है? तत्सम वर्ड है। और लाइट, कला, टीचर, लाइट, स्कूल, टीचर ये सभी अंग्रेजी वर्ड है। तो कला आपका अलग हो जा रहा है, चौथा नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक अलग आपका जो है यहाँ पे एक गद्यांश है। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंदर। ठीक, धाराओं पर धाराएं छरती धरती पर, रज के कन कन में त्रिन त्रिन की पुलका वली भर, पकड़वारी की धार झुलता है मेरे मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो इस तरह से एक तरह से मतलब कि सावन महीने के जो अंतर्गत जो मतलब कि बारिश होती है उनके मतलब कि बारे में, जो इंद्रधनुष बनते हैं और जो सावन के मतलब कि महीने में जो झूले झूलते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में मतलब कि इसमें वर्णन किया गया। और बारिश के पानी जो रिमझिम बारिश के बूंदे होते हैं, और रोम रोम हमारा जो है मंदिर मतलब कि अंदर जो है अंतरात्मा काफ़ी जो प्रफुल्लित हो उठता है। तो इस तरह से जो है उसका वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या, कविता में किस समय का वर्णन है? कविता में किस समय का वर्णन है? गर्मी का, सर्दी का, सावन का, बसंत का। तो यह किस समय का वर्णन है? सावन का। तो सावन महीने के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद देखिए, वारी की धार से तात्पर्य है। वारी की धार से, तो वारी की धार से क्या तात्पर्य आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया था, वारी के धार से
यानी कि पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन। तो वारी की धार क्या हो गया, यहाँ पे अर्थ आपको बताना हो। जैसे फर्स्ट है आपका तलवार की धार, बारिश की सीढ़ी, बूंदों की लड़ी, खड़क की धार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बूंदों की लड़ी। एक तरह से जो पानी की जो बूंदे होते हैं तो टप टप जो वह बरसते हैं, तो वही बारी की एक तरह से धारा हो गया, धार हो गया, यानी कि बूंदों की लड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है जीवन में सावन मन भावन से आशय है। तो आपको बताना है कि जीवन में सावन मन भावन से क्या आशय है। जीवन में खुशियाँ रहे, जीवन में सावन रहे, जीवन मन भावन रहे, सावन का नाम मन भावन है। तो इसका जो है क्या अर्थ हो जाएगा, जीवन में खुशियाँ, जीवन में सावन मन भावन, मतलब सावन महीने जब आता है बहुत ही ज़्यादा मन प्रफुल्लित होता है, यानी कि मन भावन हो जाता है, मन में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आ जाती है। तो जीवन में सावन मन भावन मतलब जीवन में खुशियाँ रहे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है रोम सिहर उठते से आशय है, यानी कि रोम जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सिहर करके उठता है, यानी कि रोम सिहरना। इसका क्या अर्थ हुआ, रोम मतलब क्या हुआ, शरीर होता है, एक तरह से मन होता है, रोम हृदय होता है। तो रोम सिहर उठना, इसका अर्थ होता है क्या, मन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि रोम सिहर उठने का अर्थ हो गया कि मन प्रफुल्लित होना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है रज का अर्थ क्या होता है, यानी कि आप लोगों को बताना रज मतलब क्या होता है, पृथ्वी, धूल, कंकड़, भूमि। तो सिंपल है, रज का अर्थ ही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 धूल। तो धूल का ही अर्थ होता है रज, रज मतलब धूल। उसके बाद अगला है झूलता है मेरा मन में डैश अलंकार है। तो आपको बताना है कि झूलता है मेरा मन में डैश कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, यमक अलंकार। तो झूलता है मेरा मन में, यह एक मन में है, तो इस तरह से व्यक्ति से रिलेटेड है। तो मानवीय यानी कि मानवीकरण अलंकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका जो CDP बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषाओं का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में उस बच्चे से क्या करना चाहिए, तो वही आपको बताना हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब क्या उनकी जो गृह भाषा जो वह घर से जो बच्चे भाषा अलग अलग लेके आते हैं क्या उसको निगलेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद अगला पढ़ते हैं उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं, यहाँ पे देखिए नहीं करना, इस तरह से ये तो गलत ही हो जाएगा, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सटीक है आपका। जो बच्चे जो है विभिन्न घरों से आते हैं, विभिन्न समुदाय से आते हैं और विभिन्न प्रकार के भाषाओं का अनुभव लेके विद्यालय आते हैं, तो बच्चों के जो वह उसी भाषा का हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसका जो गृह भाषा है उस चीज़ों को हम लोगों को विद्यालय में शिक्षक होने के नाते प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता मतलब बातचीत में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसको जो किस चीज़ का अभ्यास उसके साथ नहीं करना चाहिए। पहला, भाषा के साथ खेलना, भाषा के साथ यदि खेलेंगे तो उसका संप्रेषण काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा, इस तरह से ये ऑप्शन तो नहीं होगा। भाषा का उत्पादन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ज्ञान का निर्माण एवं उससे साझा करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमि निर्माण के लिए संवादों को याद करना, देखिए याद करना कभी भी सीटेट में क्या याद करना, किसी भी ऑप्शन में यदि आए, रटना किसी भी चीज़ में आए, स्मृति आए, तो वो सारे नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन भी क्वेश्चन भी नेगेटिव में है, तो ऑप्शन भी आपका नेगेटिव में, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कहता है कि बच्चों का संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए शिक्षक को किस चीज़ का अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो उसके बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमि निर्माण के लिए संवादों को याद कराना, ऐसा अभ्यास उसे नहीं कराना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है इन चारों ऑप्शन में। फर्स्ट है
अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेटी की तरह दिखते हैं। क्या जो अंग्रेजी कक्षा में बच्चे आते हैं क्या वह मतलब कि सादा कागज़, सादा पेपर की तरह, सादा पाटी की तरह दिखते हैं, स्लेट की तरह दिखते हैं? ये बात तो गलत है। कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, ये भी बात गलत है। क्या जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते? ऐसा थोड़े ना, अंग्रेजी वो भी कुछ कुछ जानते हैं। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, ये बात बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो विद्यालय आते हैं वह कुछ न कुछ ले के आते हैं, जो गांव के रीति रिवाज, संस्कृति और मतलब बहुत सारे चीज़ों को, भाषा को ले के आते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब भी विद्यालय आते हैं तो वह अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, न कि खाली स्लेट की तरह आते हैं। उसके बाद अगला है आपका, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह डैश से संबंधित है। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह डैश से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता से, भाषा अर्जित क्षमता से, सीखना अर्जन प्रेरणा से, भाषा अर्जन प्रेरणा से। तो आपको बताना कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित होता है। तो प्रत्येक बच्चा जो है वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ वो लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह जो है भाषा अर्जन क्षमता से क्या होता है? संबंधित होता है। भाषा अर्जन क्षमता क्या होता है? भाषा को सीखना, अधिगम करना, वही भाषा अर्जन होता है। उसके बाद अगला है, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना डैश कहलाता है। नए शब्द जो भी आते हैं उन शब्दों के अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना, उसको मिलाना क्या कहलाता है? शब्द का संरचना, शब्द पहचान, स्वनिमित जागरूकता, पठन अवबोधन। तो ये जो शब्द पहचान कहलाता है। नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों और उनके ध्वनि को संयोजित करना क्या कहलाता है? शब्द का पहचान करना कहलाता है। सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? स्वनिम जागरूकता, यानी कि नए शब्दों के लिए अक्षरों और उनकी ध्वनि की संयोजित करना जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी, पहले हम गलत बता दिए थे। तो स्वनिम जागरूकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वनिम जागरूकता में क्या होता है? नए अक्षर को उसके ध्वनि के साथ संयोग करना ही क्या कहलाता है? स्वनिम जागरूकता, उसके प्रति जागरूक करना। उसके बाद है, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझाने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटी सूत्र का विकास करता है? यानी कि कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझाने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध करता है? मतलब कि और तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच निकटी सूत्र का विकास करता है। त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषिक उपागम, बहुश्रेणी उपागम, प्रत्यक्ष उपागम। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि शिक्षक जो कक्ष में मतलब कि उसको बताने के लिए और भी विभिन्न तरह की भाषाओं का जो उपयोग करते हैं, वह ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहुभाषिक उपागम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विभिन्न प्रकार के भाषाओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है आपका कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि आपका कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला, बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है। बिल्कुल सही बात है। बोलना जो है सुनने के बाद, पहले आदमी सुनता है उसके बाद बोलता है, तो पहले सुनना हो गया और बोलना सेकेंड हो गया, ये सही बात है। उसके बाद लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। लेखन कौशल बोलने कौशल से पहले, क्या जो हम लोग लिखते हैं, मान के चलिए कॉपी पे लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं, वह बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए? आपको बताना क्या वह कौशल जो है लेखन कौशल को बोलने कौशल से पहले विकसित करना चाहिए? ये गलत हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे, तब उसके बाद लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या कि लेखन कौशल को बोलने कौशल से पहले, तो इस तरह से यहाँ पे गलत हो रहा है। यानी कि गलत का आंसर गलत में आपको देना है। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, एक बच्चे द्वारा
उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होता है। एक बच्चे जो अपने दोस्तों के साथ जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और शिक्षक के साथ जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह से वो अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है और अपने माता पिता से जो बात करते हैं वो भी अलग भाषा होता है। तो भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? तो यह जो है आपका जो है सामाजिक पक्ष होता है। तो इस तरह की पक्ष क्या कहलाता है? सामाजिक पक्ष कहलाता है। दोस्तों के साथ अलग भाषा, शिक्षकों के साथ अलग, माता पिता के घर में अलग भाषा। तो यह जो सामाजिक पक्ष को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला है आपका, एक शिक्षिका पहले अपने विद्यार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है। पहले वह क्या करते हैं? नियम बताती है। फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। यह अनुगमन कर रही है। तो बच्चे जो है या शिक्षिका जो किस चीज़ का अनुगमन कर रही है? निगमन उपागम का, आगमन उपागम का। तो इस तरह से आपका 2 ही ऑप्शन से आपका निकल के आ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो पहले नियम बता रहा है, उसके बाद भविष्यत काल, भूतकाल और जो वर्तमान काल के बारे में क्वेश्चन दे रहा। तो इस तरह से यह पहले नियम तो हो गया निगमन उपागम। तो पहले नियम बताना तो निगमन, पहले उदाहरण बताना तो आगमन। तो यहाँ पे पहले नियम बता रही है तो इस तरह से निगमन उपागम हो जाएगा। क्लियर? तो निगमन उपागम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश अवसर उपलब्ध कराता है। आपको बताना है कि भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को डैश अवसर उपलब्ध कराता है। फर्स्ट है देखने, ध्यान देने और भाषा प्रयोग करने, भाषा ह्रास से उभरने, उन वाक्यों का निर्माण करने जो उसने पहले कभी नहीं सुने, कक्षा कक्ष से परे जाकर सीखना। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है देखना, ध्यान देना और भाषा का प्रयोग करना। क्वेश्चन क्या है कि भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो कक्षा कक्ष में जो है समृद्ध परिवेश में बच्चे क्या करते हैं? देखते हैं, ध्यान देते हैं और भाषा का प्रयोग करते हैं। इस तरह का अवसर क्या करता है? उसे प्रदान करता है। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं? तो आपको बताना। पहला, आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकता, रुचियाँ और प्राथमिकता की पहचान करने में मदद करता है। बिल्कुल ये सही बात है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। देखिए कभी भी कोई भी आकलन जो बच्चों में एक दूसरे का कंपैरिजन करने में मदद नहीं करता। इस तरह से क्वेश्चन आपका नहीं में है तो ऑप्शन भी आपका नहीं में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कंपैरिजन वाली बात आ रहा है तो इस तरह से यह निगेटिव वाला ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सही नहीं आपको बताना। पहला है, यह शिक्षार्थियों के जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। सही बात है। वर्तनी एवं व्याकरणीय त्रुटि को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता। कभी भी जो है संप्रेषणात्मक जो परख होती है भाषा शिक्षण पद्धति में, जब भी कोई बच्चे गलत करता है तो उससे और ज़्यादा उससे मतलब कि फ़ायदा ही होता है। जितना गलत करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए व्याकरण त्रुटि को कम करने पर केंद्रित है, इसलिए यह निगेटिव है। तो निगेटिव का ऑप्शन भी आपका निगेटिव में लेना है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर पर आपका क्या है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाला कारक है। जब हम लोग किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, किसी से बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए? संदर्भ, वातावरण, वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, अभिप्रेरण। तो इसमें जो है मेन फैक्टर क्या होता है? संदर्भ होना चाहिए। उसके बाद जो है वहाँ पर जिसके बारे में जो है जिस व्यक्ति से हम लोग बोल रहे हैं वो होना चाहिए और एक अच्छा अभिप्रेरण होना चाहिए। तो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 किस में है? सेकेंड नंबर। तो आपका सेकेंड नंबर बिल्कुल सही जवाब है।
उसके बाद अगला आपका उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या हो गया, किसी भी चीज़ का समस्या का निदान करना, तो निदान करना किस विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो वही आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है, प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या सामना कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए ज़रूरी है, प्रकरण को नहीं समझ सकते हैं अथवा समस्या का सामना कर रहा, जो बच्चे समस्या का सामना कर रहा, किसी भी चीज़ को नहीं समझ पा रहा, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है, मतलब आपके कक्षा में एक बच्चे मान लीजिए कि दिव्यांग है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप एक भाषा शिक्षक है, हिंदी के शिक्षक है, आपके कक्षा में एक दिव्यांग बच्चा, दृष्टिबाधित बच्चा, तो आप लोग क्या करेंगे, बच्चे को काम करते हुए सहयोग प्रदान करेंगे। वह दृष्टिबाधित है तो मतलब काम क्या करेगा, नहीं की मात्रा में ही काम करेगा। अगला ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल सही बात है। यदि आपके एक दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चा है तो वह पाठ्य पुस्तक को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपके कक्षा में यदि दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेल लिपि और जो भी सामग्री होगा उसके लिए उपयुक्त, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे उसका। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन जो है कवर किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।